हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम्स यू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी लोग जल्दी से बताइए, क्या मेरी आवाज प्रॉपर आप लोगों तक पहुंच रही है? सभी लोग सुन पा रहे हैं? जल्दी से सभी लोग। पूनम, मायान, प्रूफ, बिंदु, सूरज, एवरीबॉडी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हम लोग बात करने वाले हैं, आज के यूपीएससी के हिस्ट्री ऑप्शनल के पेपर पर डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस क्या मतलब, पेपर कैसा रहा है, किस तरीके का रहा है, पेपर पर एक फर्स्ट इंप्रेशन, फर्स्ट रिव्यू हम लोग लेंगे और उसके बाद इसका जो सब कुछ है उसके सभी प्रश्नों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो सभी लोग जल्दी जल्दी से मुझे बता दीजिए कि क्या मेरी आवाज प्रॉपर तरीके से आप लोगों तक पहुंच रही है या नहीं। एवरीबडी। और आज हिस्ट्री का यूपीएससी अभी आज के 2025 के सभी पेपर कंप्लीट कर चुकी है। आज सभी ऑप्शनल्स का पेपर कंप्लीट हो चुका है। तो अब आप देख लीजिएगा कि इस समय आप लोग हिस्ट्री ऑप्शनल को मेरे साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। यूपीएससी मेंस 2025 हिस्ट्री ऑप्शनल, और आज के पेपर की झलक देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि पेपर कैसा आया, किस तरीके का आया और हमें आगे किस तरीके की तैयारी करनी चाहिए, किस तरीके की तैयारी नहीं करनी चाहिए। ओके, मजा भी आएगा, अच्छा भी लगेगा और हमें आगे के लिए यूपीएससी के द्वारा दी गई जो डायरेक्शन है उसके बारे में भी पता चलेगा कि यूपीएससी का ट्रेंड किस तरफ जा रहा है और हमें कितना और मूव करना है या सेम उसी पैटर्न पर चल रहा है। ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे और आपको सरप्राइज भी ज़्यादा नहीं रखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन एज इट इज जो यूपीएससी पूछता है वह आपका मैप वाला ही क्वेश्चन है। खंड 1 में पहला क्वेश्चन मैप का ही है, जैसा कि यू पूछता है। लेकिन इस बार जो क्वेश्चन मैप का जो क्वेश्चन पूछा गया है, पिछले 2-3 साल से कंटिन्यू वो स्टेट वाले मैप दे रहा था, स्टेट वाले। लेकिन इस बार उसने स्टेट ना दे करके बिल्कुल प्लेन कर दिया है उसको, बिल्कुल प्लेन। यानी कि अब इसमें अपनी जगह को फाइंड आउट करिए, यानी लोकेट नहीं करना है, फाइंड आउट करना है। और सेम उसी पैटर्न पर जैसे पहले था। तो मैंने अपनी क्लास में सभी लोगों को बताया हुआ भी है कि दोनों तरीके के पेपर पर आपको प्रैक्टिस करनी है, दोनों तरीके के पेपर को आपको समझना है। अगर प्लेन आता है तो, और मैप स्टेट वाला आता है, पॉलिटिकल मैप आता है तो भी हमको पता होना चाहिए। तो आई थिंक उसी पैटर्न पर उसी तरीके से ये इस बार देखा भी गया है, अब आप समझ भी सकते हैं। तो ये है आपका मैप का क्वेश्चन, आप देख भी रहे होंगे। और इसमें अगर आप देखेंगे तो एक चीज आपको को क्लियर हो रही होगी कि इसमें आप देखेंगे तो सिंपल से वही क्वेश्चन सेम जैसे पिछली बार पूछता रहा है इतने सालों से। फर्स्ट पेपर में नवपाषाणकालीन स्थल की पहचान कीजिए, मध्य पाषाणकालीन स्थल, पुरापाषाण स्थल, प्रस्तर कलाकृति नवपाषाण काल की, सिंधु घाटी सभ्यता का कोई स्थल है, अग्निकुंड प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल पूछा गया है, उत्तर हड़प्पा स्थल है। यानी कि जैसे मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए बताया कि भाई जिस तरीके से यूपीएससी पूछता है उसी तरीके से मैंने क्लास में आपको कराया हुआ है, करा भी रहा हूं और उसी तरीके से आपको तैयार भी करना है, सेम इसी तरीके से है। तो पेपर बहुत ज्यादा इस मैपिंग को देख करके देखा जाए तो बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। पल्लवकालीन महत्वपूर्ण बंदरगाह पूछा गया है, जैसे ये रहे। तो यानी कि बिल्कुल पाषाण काल से लेकर के पल्लव काल तक के, मौर्योत्तर काल के अश्वमेध वर्णित यज्ञ अभिलेख है। शक कुषाण सिक्कों के बारे में पूछा गया है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं तो आप लोग इसको देख सकते हो अच्छे तरीके से। ये देखेंगे तो ये रहे महापाषाण, मध्यपाषाण, दक्षिण भारत का महाजनपद, बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल। सब लोग जानते हैं कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल कहां हुआ था, महापरिनिर्वाण कहां हुआ। दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद है, उसको आपको मैप में ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो तो बिना देखे भी आप करके आ सकते हो। अशोक का एक शिलालेख किस जगह पर है उसके अनुसार देख सकते हो कि शिलालेख कौन सा है। अशोक का एक लघु शिलालेख, तो हमको अगर पहले से पता है कि अशोक के अभिलेख कौन कौन से हैं, किस किस जगह पर हैं, तो आराम से इनको किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है।
शक्किशाणों के सिक्के का जखीरा कहां से मिला है? जोगलथंबी से मिला है। कहां से मिला है? तो वो जगह कौन सी है? जोगलथंबी महाराष्ट्र में है। कहां है? आराम से इसको कर सकते हैं। कोई इसमें बहुत बड़ी चीज इसमें नहीं है जो आप देखेंगे कि हाँ कि ऐसे कोई समस्या है कि ये रहा 14वां, वो 16वां, ये रहा आपका, या 10वां है, 11वां है। तो इससे आपको को एक आइडिया लग जाता है कि ये रहे शक्किशाणों का जगीरा 16वां, ये रहा। अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। थोड़ी सी मेहनत और प्रैक्टिस की जरूरत है। पेपर टफ नहीं है इस मामले में, इस क्वेश्चन को देख करके। अब इसके बाद बात करते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहां से आप लोगों को थोड़ा सा करना होता है। और इस बार के क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो अलग कोई खास नहीं है। ताम्र पाषाणिक संस्कृति के लोग लघु पाषाण उपकरण के विशेषज्ञ थे और साथ ही प्रस्तर कार्य करने के कुशल कारीगर भी। यानी कि अगर आपको पता है कि मध्य पाषाण काल में लघु पाषाण औजार बनाए गए थे, वही औजार आपके कहां चल रहे थे? नवपाषाण में, वही ताम्र पाषाण में, क्योंकि पत्थर के औजारों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था ताम्र पाषाण काल तक। तो उसके जैसे जैसे समय गुजरता गया वैसे वैसे वो और ज्यादा क्या हो गए? कुशल कारीगर बनते चले गए, जिसके माध्यम से उन्होंने क्या किया था? एक कृषि क्रांति की। बहुत बेहतरीन हथियार बनाए, बहुत बेहतरीन उन्होंने औजार बनाए, जिसके माध्यम से कृषि क्रांति की। और कृषि क्रांति करके पूरा समाज को एक व्यवस्थित तरीके से बना लिया। यही है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको देखना होगा। एनालिटिकल क्वेश्चन के तौर पर है, यानी कि सीधा सीधा रटने वाला नहीं है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वाला है, लेकिन टॉपिक वही है, उसी तरीके से है। यानी कि हम कह सकते हैं कि फैक्चुअल पोर्शन नहीं है, कंसेप्चुअल है। यानी कि फैक्ट के बेस पर आपको कंसेप्ट को एनालिसिस करना होगा। ये रहा दूसरा क्वेश्चन, एक अलग तरीके से पूछा है। हड़प्पावासी कला प्रेमी नहीं थे, जबकि जीएस में पूछा गया था। क्या जीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि हड़प्पा काल की स्थापत्य कला, और यहां कह रहे हैं कि ये कला प्रेमी नहीं थे। क्या आप टिप्पणी कीजिए, इसका मतलब क्या है? आर्टिस्टिक कमेंट, यानी कि इसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों डायमेंशन आपको बताने हैं। क्या वास्तव में कला प्रेमी नहीं थे? आप मानते हैं? या थे तो कितने थे? नहीं थे तो कितने नहीं थे? अब आपको किस पर कमेंट करना है, सिंपल सा। यानी कि वो आर्ट से उतना प्रॉपर तरीके से काम करना जानते थे या नहीं जानते थे? क्यों भाई? कृष्ण मुरारी, आज तो मजा आ गया ना? तो यही है। अब आप इसका आंसर खुद बता सकते हो। क्या वो कला प्रेमी नहीं थे? क्या वो कला बना करना नहीं जानते थे? क्या नृत्य, संगीत, स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, इनके बारे में कुछ नहीं जानते थे? बता दीजिए। जानते थे तो बस लिख करके आना है आपको, एनालिटिकल। अगला क्वेश्चन है, जैन बौद्ध धर्म के द्वारा प्रस्तुत वैचारिक चुनौती की जड़ें पूर्वी भारत में कृषि आधारित बस्तियों के विस्तार से उत्पन्न सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों में निहित थी। यानी कि आखिर ये जो बौद्ध धर्म द्वारा, बौद्ध और जैन धर्म ने जो चुनौती प्रस्तुत की ब्राह्मण धर्म के सामने, उसका आधार क्या था? पूर्वी भारत यानी कि बिहार, झारखंड, बंगाल का वो जो क्षेत्र जहां पर यह सबसे ज्यादा विकसित हुआ। आखिर वो वहां की आर्थिक, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों ने कैसे जन्म दिया? यानी कि इसका आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई बौद्ध और जैन धर्म के उद्भव का सामाजिक आर्थिक आधार क्या है? उनकी क्या आधार है? क्योंकि उसी आधार से ही तो उन्होंने आगे जाकर के चुनौती प्रस्तुत की है। जो वैचारिक चुनौती की जड़ें आपकी आई वो ये रही, ये रही। तो यानी कि देखा जाए तो एक ताम्रपाषाण का, पाषाण काल का, एक सिंधु घाटी सभ्यता का, और एक बौद्ध और जैन धर्म का। सोचिएगा, यानी कि मौर्य काल तक आए नहीं और आपका एक क्वेश्चन सॉल्व, यानी कि दो क्वेश्चन हो गए, मैप वाला और ये वाला। अब बता दीजिए, अगर दो क्वेश्चन आपको यहां से करने हो, पहला क्वेश्चन कंपलसरी, बता दीजिए, पहला क्वेश्चन कंपलसरी और पांचवा क्वेश्चन कंपलसरी होता है, ये बात तो आप अच्छे से जानते हैं। और इसमें भी अगर पहला दूसरा दोनों हो गए तो अब बताइए, क्या एंशिएंट इंडिया पूरा पढ़ने की जरूरत होती है? और मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि बहुत ही सेलेक्टिव है इसमें,
यानी कि मौर्य काल से पहले का पूरा पोर्शन पढ़ जाइए, आपके 2 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए, एक मैप वाला और ये वाला। अब इसके बाद पूरा पेपर एंशिएंट वाला पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सीधे चले जाएंगे कहां, सेकंड पार्ट में, यानी कि मध्यकालीन भारत। वहां से 3 क्वेश्चन करिए, टोटल 5 ही क्वेश्चन तो करने 8 में से, देख लीजिए। इसलिए बहुत सेलेक्टिव है, यानी कि एंशिएंट इंडिया का आधा पोर्शन भी नहीं पढ़ना, इतने में होता है। हर साल देखेंगे इसी तरह से आपको मिलेगा। ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, यहां पे भी इसको भी देखिएगा, मैं इसको और आगे आपको दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहे, और ये भी देखेंगे तो यहां पर देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। प्रादेशिक गणराज्यों की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में विकसित जीवन पद्धति के विरुद्ध प्रतिक्रिया में देखी गई। यानी कि जो गणराज्य हैं, प्रादेशिक गणराज्य, जो भी उस समय गणराज्य उभर करके सामने आए, वो उत्तर वैदिक काल में विकसित जो जीवन पद्धति थी, उत्तर वैदिक काल की राजतंत्र की परंपरा, उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया में देखी गई थी। क्या आप मानते हैं? यानी गणराज्यों के उदय की पृष्ठभूमि क्या है, क्यों उभर के आए सामने? सिंपल सा क्वेश्चन। उत्तर वैदिक काल के बाद जो महाजनपद उभरे, महाजनपदों में अधिकांशतः राजतंत्र थे, लेकिन कुछ गणतंत्र थे। गणतंत्रों के उदय के कारण पूछे गए हैं, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा विश्लेषणात्मक है। और मैं पहले भी कहता हूं, बस चीजों को समझना है कि आखिर क्यों, ऐसा क्यों, बस इसको, प्रश्न को समझ लिया, आपका पेपर सॉल्व हो गया। और मैंने बताया भी है कि गणराज्यों के उदय के कारण क्या है और राजतंत्र के उदय के कारण क्या है, महाजनपदों के उदय के कारण क्या है, क्लास में मैंने डिस्कस भी किया हुआ है। ये रहे, ठीक है। मौर्यों ने भौतिक संस्कृति का प्रसार गंगा के मैदान में कहां तक सुगम कर दिया? भौतिक संस्कृति यानी कि उनकी पूरी के पूरे गंगा के मैदान में उन्होंने अपनी, हाउ फार डिड द मौर्यन फैसिलिटेट्स द डिफ्यूजन ऑफ द मैटेरियल कल्चर ऑफ द गैंजेटिक प्लेन। भौतिक संस्कृति यानी कि राजशाही व्यवस्था गंगा के मैदान में कहां तक, यानी कि अपने जो कहा जाए कि भौतिकतावादी जीवन है, यानी कि सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, इसका प्रसार उन्होंने गंगा घाटी में कहां कहां तक कर दिया था, कैसे कर दिया था, बस ये आपको बता दिया कि कहां तक सुगम कर दिया उन्होंने, पूरे क्षेत्र को एक व्यवस्थित करके उन्होंने कैसे मैनेज किया। ये भी मौर्य काल का ही है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, प्रथम से लेकर के तृतीय शताब्दी ईस्वी के दौरान भारत के मध्य एशिया से संपर्कों की प्रकृति और प्रभाव का परीक्षण कीजिए। इन संपर्कों ने भारत के राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक क्षेत्रों को किस प्रकार से प्रभावित किया? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने में लग रहा है आपको टिपिकल है, देखने में लग रहा है कि बहुत टिपिकल है, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब कहोगे सिंपल क्वेश्चन कैसे कह सकते हैं सर? सिंपल इसलिए कि भाई इस पीरियड में, मौर्य काल के बाद में क्या हुआ था, विदेशी आक्रमण, शक, कुषाण, पहलव, इंडो ग्रीक्स, ये आए, और ये सब कहां से आए थे? मध्य एशिया के साइड से आए थे। और उन्होंने संपर्कों की प्रकृति और प्रभाव, उनका प्रकृति और प्रभाव क्या, उनके संपर्क कैसे बने और उसका हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा, बस ये आपको बताना है। और ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा थोड़ा एनालिटिकल है, और इसका मतलब है कि अब आपको चाहे जीएस का पेपर हो चाहे ऑप्शनल का, एनालिटिकल तरीके से पढ़ना होगा, एनालिटिकल तरीके से। लेकिन इन 2 क्वेश्चन को देखने के बाद में देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए तो यहां पर भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, संस्कृति, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कला, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे बौद्ध और जैन धर्म, यानी कि इसमें कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, कोई राजनीतिक प्रश्न नहीं है, कला संस्कृति से जुड़े हुए ही प्रश्न हैं। यानी कि राजनीतिक इतिहास यूपीएससी ऑप्शनल में भी नहीं पूछता है। यहां देखेंगे गणराज्यों की उत्पत्ति, यह केवल एक क्वेश्चन है जो हम थोड़ा सा कह सकते हैं कि एक अलग तरह का पॉलिटिकल कह सकते हैं कि भाई उनकी उत्पत्ति, लेकिन गणराज्यों की उत्पत्ति राजनीतिक कारणों से नहीं हुई है, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक गतिविधियां भी उसके पीछे कारण है। यहां देखेंगे भौतिक संस्कृति का प्रसार, भौतिक संस्कृति, यहां देखेंगे तो आपके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, सांस्कृतिक प्रभाव क्या रहे।
तो यानी कि सीधे सीधे किसी राजा के कलिंग युद्ध का विवरण नहीं पूछा जा रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे भारत को जीता, इसको नहीं जीता जा रहा है। किस प्रकार से मगध ने अन्य राज्यों को जीत लिया, उसकी कहानी लिखी है, वो नहीं पूछा जा रहा है। एक कल्चरल डायमेंशन है, क्या है, एक सांस्कृतिक पक्ष है। इसलिए पॉलिटिकल हिस्ट्री को किनारे कीजिए, कल्चरल पोर्शन पर आगे बढ़िए और उतने में से ही आएगा। और वही है, सीधा सीधा, और कुछ भी नहीं है। इसके बाद देखेंगे तो आपका एक ये चौथा क्वेश्चन देखेंगे आप। तो चौथा क्वेश्चन है, ये रहा आपका, पूर्व मध्यकालीन भारत में सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया जातिगत पदानुक्रम, धार्मिक वैधता, आर्थिक परिवर्तन और राजनीतिक संरक्षण में जटिल अंतःक्रिया से प्रभावित थी। यानी कि पूर्व मध्यकाल बोले तो राजपूत युग, सामंतवादी युग, और उस पीरियड में जो सामाजिक गतिशीलता की जो प्रक्रिया है उसमें जाति व्यवस्था, धर्म, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक संरक्षण, इन सारी चीजों के मिले जुले रूप की वजह से ही तय होती थी। यानी कि उस पीरियड में जो समाज व्यवस्था थी, क्या आप नहीं जानते कि सामंत यानी कि राजा और धर्म के पुरोहित, इन्होंने मिलकर के एक अपनी व्यवस्था बनाई थी। यानी कि धार्मिक संगठनों ने सामंतों को धार्मिक वैधता दी, उन्होंने जातियों को ऊंच नीच के स्तर पर तय किया, ठीक है ना, उन्होंने ही राजनीतिक संरक्षण दिया, राजाओं की मान्यता दी कि उनको देवी देवताओं के वंश से जोड़ा, और आर्थिक परिवर्तन जिससे कि सामंत उस जमीन के मालिक बन चुके थे, ये रहा। और इसी वजह से सामाजिक गतिशीलता को उन्होंने प्रभावित किया। और ये मैंने क्लास में आपको डिस्कस कराया हुआ है कि किस प्रकार से सामंतवाद की व्यवस्था तय होती थी, किस प्रकार से उसको बढ़ावा मिला था, उन्होंने कैसे समाज को, धर्म को, जाति को, सारी चीजों को कैसे प्रभावित किया था। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो ये सामंती व्यवस्था और समाज के संदर्भों को दर्शाता है। लेकिन सीधा सीधा प्रश्न नहीं है। आप सोचे कि सामंतवाद की मूल विशेषताएं क्या है, नहीं, पहले वो याद होनी चाहिए, फिर उसका एनालिसिस, एनालिटिकल अप्रोच है। सीधा सीधा प्रश्न, मैं शुरू से मना करता आ रहा हूं कि भाई यूपीएससी अब सीधे सीधे प्रश्न नहीं पूछता है, लेकिन हां लिमिटेड टॉपिक से उसकी एनालिटिकल अप्रोच पूछता है, क्यों और कैसे। अब वो ये नहीं पूछता क्या है, कब हुआ, कहां हुआ, ये नहीं पूछता है, वो पूछता है क्यों और कैसे हुआ। सारे क्वेश्चन उसी दो चीजों पर टिके हुए हैं, क्यों और कैसे। उठा के देख लीजिएगा, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उन परिस्थितियों की विवेचना कीजिए जिनके कारण पल्लव और चालुक्यों के मध्य संघर्ष हुए और इसकी प्रसन्नता ने दक्षिण भारत की सत्ता संरचना को कैसे प्रभावित किया। यानी पल्लव चालुक्य संघर्ष के कारण क्या है और इसके प्रभाव क्या है। यानी कि पल्लव और चालुक्यों के बीच में संघर्ष हुआ, ठीक है, लेकिन क्यों, मैंने पहले कहा क्यों, एनालिटिकल, और उसने भारत की सत्ता संरचना को किस प्रकार से प्रभावित किया, हाउ टू इम्पैक्ट, ये रहा क्यों और कैसे। और ये भी मैंने क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है कि पल्लव और चालुक्यों के मध्य संघर्ष, और यही संघर्ष आगे जाकर के चोल चालुक्यों के मध्य में तय होता है, फिर उसके आगे जाकर के विजयनगर बहमनी में जाकर बदल जाता है। सेम इसी जगह पर सेम विजयनगर बहमनी का भी संघर्ष शुरू होता है। वही कारण थे, वही सारी चीजें थी, और उठा करके देखोगे सेम टू सेम मैंने लिखाया हुआ है क्लास में क्वेश्चन। देखिए पेपर कहीं बाहर से नहीं आएगा बेटा, पेपर कहीं बाहर से नहीं आएगा। आपने जो पढ़ा है बस उसी को एनालाइज करना, और ज्यादा समझना है, अच्छे तरीके से समझना है। बस जितना ज्यादा सोचोगे, जितना ज्यादा उस पर थिंकिंग करोगे, जितनी ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, आपका बेहतर हो जाएगा। करा मैंने दिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें और देखिए, ये रहा, पूर्व मध्यकालीन भारत में कला और साहित्य के विकास के प्रमुख चरणों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, स्पष्ट कीजिए कि किस प्रकार से चरण उस काल के समाज और संरक्षण स्वरूप में व्यापक परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करते हैं। पूर्व मध्यकाल यानी कि राजपूत काल, लेकिन पूर्व मध्यकाल में केवल उत्तर भारत नहीं आता, दक्षिण भारत, उनके प्रमुख चरण,
कला संस्कृति के इस पीरियड में कौन कौन से चरण विकसित हुए, उनका आलोचनात्मक मूल्यांकन बताना है, और किस प्रकार ये चरण उस काल के समाज और संरक्षण स्वरूप को दर्शाते हैं, परिवर्तनों को बरतते, क्यों और कैसे इनमें परिवर्तन आया। और इस बार जीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया। अब क्या लगता है कि जीएस में जो चंदेलों की मूर्ति कला के बारे में पूछा गया वो आसान क्वेश्चन था? जिसने अगर ऑप्शनल के हिसाब से नहीं पढ़ा है वो उसको जीएस का मूर्ति कला का क्वेश्चन भी संभव नहीं है। सोचा भी नहीं होगा कि मूर्ति कला से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी चंदेलों की, यानी कि राजपूतों की। यही है वो, यही सब चीजें हैं। तो ये जो है कि पूर्व मध्यकालीन यानी कि उत्तर भारत में कला संस्कृति कैसे और किस प्रकार से विकसित हुई, और उसी समय दक्षिण भारत में कैसे और किस प्रकार से विकसित हुई थी, दक्षिण में भी दक्कन में भी। और ये पूर्व मध्यकाल का पूरा प्रश्न है, ठीक है ना। इसी पीरियड में आपके गुहा कला भी है, इसी पीरियड में आपके मंदिर कला के रूप में है, चित्रकला के रूप में है, मूर्ति कला के रूप में है, और किस किस पीरियड में क्या क्या बदलाव आए वो बताना, और उसमें समाज और संरक्षण, समाज में आने वाले परिवर्तनों ने उसको किस प्रकार से संरक्षण दिया है। और ध्यान रखिएगा इसका पूरा डिटेल एनालिसिस आपको कल से मिल जाएगा। अभी मैं केवल हिंट कर रहा हूं कि पेपर कैसे आ रहे हैं। पेपर को देख लीजिए, समझ लीजिए क्या आप उसी पैटर्न पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, किस प्रकार से आप चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड पेपर का, मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 कंपलसरी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखेंगे तो इसको आप देख लीजिएगा। ये देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, बहुत सिंपल। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। और पहला क्वेश्चन है, उत्तर मध्यकालीन भारत में धार्मिक विषयों में प्रांतीय भाषाओं के साहित्य के एक बड़े अनुभाग को प्रेरित किया। उत्तर भारत में धार्मिक विषयों ने, यानी कि धर्म ने स्थानीय या प्रांतीय साहित्य को किस प्रकार से बढ़ावा दिया था, प्रांतीय साहित्य को धार्मिक गतिविधियों ने कैसे बढ़ावा दिया। देखिए अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो उसमें एक टॉपिक मैंने कराया था, मराठाओं के, मराठी संस्कृति और इतिहास को उसके धर्म ने कैसे प्रभावित किया। एक, लेकिन ये उत्तर मध्यकाल का पूछ रहा है। उत्तर मध्यकाल बोले तो अब आप समझ रहे हैं एवरीबॉडी, उत्तर मध्यकालीन भारत, और इससे पहले क्या था, पूर्व मध्यकालीन। पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल जानते हैं? नहीं जानते ना, बस यही अंतर है। मध्यकाल के तीन हिस्से हैं, एक पूर्व मध्यकाल यानी कि राजपूत, एक मध्यकाल जिसमें दिल्ली सल्तनत और मुगल का कुछ हिस्सा है, और एक उत्तर मध्यकाल यानी कि मुगलों का जब पतन हो रहा है उस समय, उसको कहते हैं उत्तर मध्यकाल। तो यानी कि जब मुगलों का पतन हो रहा है उस समय नए राज्य उभर करके आ रहे थे, प्रांतीय राज्य एक तरीके से कह सकते हो। उस समय क्या क्या चीजें उभर के सामने आ रही थी, यानी कि दिल्ली सल्तनत को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो, भाई जौनपुर है, गुजरात है, ठीक है ना, मालवा है, इवन असम है, कश्मीर है, ठीक है ना, मराठा है, ये सब आपके प्रांतीय राज्य हैं। सीधा सीधा उसके साहित्य को धर्म ने किस प्रकार से बढ़ावा दिया। दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक उपायों का लक्ष्य दिल्ली सल्तनत में राजनीतिक सत्ता का केंद्रीकरण था, यानी कि उसकी अर्थव्यवस्था का जो बाजार नियंत्रण की जो नीति अपनाई थी, आर्थिक उपाय जो किए थे उसने, उसका उद्देश्य केवल राजसत्ता का केंद्रीकरण करना था, यानी कि सारी चीजें अपने हाथ में रखना था। टिप्पणी कीजिए, ठीक है ना। मुगल काल में भारत में शाही कारखानों की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। यह तो मैंने आप लोगों को उसमें क्रक्स में भी दिया हुआ है। मुगल काल के कारखाना प्रणाली, क्योंकि मुगलों की अर्थव्यवस्था इसी पर आधारित थी, कारखाना प्रणाली का आलोचना तो मूल्यांकन कीजिए। और मुगल राज्य की वैचारिक और कार्यात्मक अनिवार्यताओं को किस प्रकार प्रतिबिंबित करता है, यानी कि इससे किस प्रकार से उनके विचार हमको पता चलते हैं और किस प्रकार से उनके कार्य होते थे, यह हमको पता चलता है किस प्रकार से। यह एनालिटिकल है, सिंपल सा क्वेश्चन नहीं है। शाही कारखानों की भूमिका, उनका परिणाम, उनके प्रभाव। ओके, एक क्वेश्चन
सिख धर्म के सिद्धांत इस्लामी और भारतीय धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैंने क्या कहा था, सिख धर्म को लेकर के अच्छा खासा क्वेश्चन बन सकता है ऑप्शनल में। इस बार मैंने कहा भी था जब सिख धर्म में मैंने डिस्कस किया है कि सिख धर्म की वही सारी विचारधाराएं जो भक्ति आंदोलन की है, और सिख धर्म में इस्लामिक और भारतीय धार्मिक विश्वास और प्रथाओं का समन्वय किया गया है। बताइए, क्या आदि ग्रंथ में या उनकी शिक्षाओं में क्या इस्लामिक सूफी परंपराओं के तत्व नहीं है? बिल्कुल है। क्या हिंदू परंपराओं की भक्ति के तत्व नहीं है? हैं। यानी भक्ति और सूफी दोनों तत्वों का मिश्रण है। ठीक है ना, ये रहा। और वही पूछा गया, उतना ही क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन और भी है और अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखेंगे तो इसमें एक चीज आप लोग देख सकते हैं, ये देखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज आपको बता देना चाह रहा हूं। देखिए, सिख धर्म सामाजिक सांस्कृतिक है, मुगल कारखाना आर्थिक है, अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति है, उत्तर मध्यकाल में धार्मिक विषयों में प्रांतीय भाषा यानी कि कला संस्कृति है। ये रहे 1 2 3 4। इनमें से कोई भी एक राजनीतिक प्रश्न है? बता दीजिए। पूर्व मध्यकाल में, इस मध्यकाल में कोई भी 4 क्वेश्चन में से एक भी मध्यकाल का कैसे भी राजनीतिक प्रश्न हो, उनकी प्रशासन को पूछा गया हो, मुगलों की या दिल्ली सल्तनत की? नहीं, नहीं पूछा गया। ये रहा। अब पूछा गया है, ये रहा। ये आप देखेंगे तो इसको आप देख सकते हैं। मुगल काल के दौरान, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं और अच्छे से इसको देख लीजिएगा। ये रहा। मुगल काल के दौरान बारूद ने भारत में युद्ध के चरित्र को बदल दिया। कौन लेके आया था बारूद? बाबर। और उन्होंने, मुगलों ने जब बारूद का इस्तेमाल किया तो युद्ध का चरित्र बदल गया। यह नहीं पूछा गया कि उन्होंने राजपूत कैसे जीते, कितने अत्याचार किए, क्या किया, नथिंग। लेकिन युद्ध का चरित्र बदल दिया, यानी कि यह आपको सोचने के लिए कह रहा है। सीधा सीधा किताब में नहीं मिलेगा, यह सोचने के लिए, यानी कि ऐसी चीजों की तरफ सोचना है जो आज तक ट्रेडिशनल नहीं है। एनालिटिकल, डायनामिक अप्रोच। लेकिन मजा आता है, लेकिन है लिमिटेड टॉपिक ही, इसमें कोई राजनीतिक नहीं है। तो 5 क्वेश्चन थे। टोडरमल की राजस्व प्रणाली की संरचनात्मक विशेषताओं की विवेचना कीजिए और मूल्यांकन कीजिए कि भारत में किस हद तक यह प्रणाली भूराजस्व निर्धारण में मानकीकरण लाने में सक्षम रही। यानी टोडरमल की राजस्व प्रणाली की विशेषता बताइए और उसके प्रभाव को बताइए। ये रहा टोडरमल प्रणाली, क्या थी, कैसे थी, यानी कि अकबर की भूराजस्व प्रणाली या टोडरमल प्रणाली किस प्रकार की थी। यह भी आर्थिक प्रश्न है। बर्नी की फतवाई जहांदारी दिल्ली सल्तनत का सही विवरण नहीं है, अपितु एक बिलाप था। यानी कि यह है आपके स्रोत को लेकर के, हिस्टोरियोग्राफी को लेकर के, इतिहास लेखन को लेकर के, कि उसने, बर्नी ने जो फतवाई जहांदारी जो किताब लिखी है वो एक ऐतिहासिक किताब न रख करके हर चीज के लिए रोना रोता रहता है वो, कि हिंदू ये करते थे और आपका क्या नाम है, मोहम्मद बिन तुगलक ये करता रहता था, फलाना ये करता रहता, वो रोता ही रहता है। तो एक बिलाप है, एक आक्षेप है, वो आक्षेप ही लगाता रहता है। आईने दहसाला कहते हैं बेटा पूनम उसको, आईने दहसाला। तो उसके यानी कि ये आपके क्या है, बर्नी की फतवाई जहांदारी, बर्नी ने जो लिखा है उसके बारे में आपको बताना है। फतवाई जहांदारी में उसने ऐसा क्या लिखा है, यानी कि इतिहास लेखन, यानी कि स्रोत का एक टॉपिक है ये। अब देख लीजिएगा। मुगल संरक्षण में हिंदी साहित्य के विकास पर चर्चा कीजिए और भक्ति और सूफी आंदोलनों ने इसे किस प्रकार से प्रभावित किया। सीधा सीधा कला संस्कृति, कला संस्कृति देख लीजिए। हिंदी साहित्य का विकास, उर्दू का विकास, हिंदी साहित्य का विकास, ये 2 ही तो विकास हुए थे मुगल काल में। कैसे और किस प्रकार से, अब ये इस तरह के आपके प्रश्न आपसे पूछे जाने हैं। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो कला संस्कृति में केवल स्थापत्य कला नहीं, मूर्ति कला नहीं, चित्रकला नहीं, भाषा, साहित्य, ये सारी चीजें, राजनीतिक इतिहास नहीं, गैर राजनीतिक ज्यादा पढ़ना है,
और कहीं बाहर नहीं जाएगा, पेपर बाहर नहीं जाता, उसी में रहता है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो, नहीं दिखाई देगा, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। 7वां क्वेश्चन है, ये देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, ये देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 है, पुर्तगाली समुद्री शक्ति ने 16वीं सदी में हिंद महासागर में व्यापार के स्वरूप को बाधित किया। क्या था व्यापार के स्वरूप? यानी कि पहले क्या होता था, बिल्कुल स्वतंत्र व्यापार होता था, व्यापारी आते थे, सामान लेते थे, चले जाते थे, लेकिन इन्होंने स्वरूप बदल दिया, सागरों पर कंट्रोल कर लिया। और पुर्तगाली नीति क्या थी? कौन सी पुर्तगाली नीति थी? समुद्री साम्राज्य के निर्माण की, ठीक ना, कार्ड्स आर्मेडा काफिला सिस्टम की, जिसमें पहले पेपर ले लीजिए, परमिशन ले लीजिए, परमिशन लेने के साथ में हमारे जहाज से ही आप सामान लेके जा सकते हैं, यानी कि एक तरीके से लूट मार करने की, यानी कि उसके व्यापार को उन्होंने कर दिया और अरबियों को बाहर निकालने की कोशिश की उन्होंने, अरबी व्यापार को, व्यापारियों को। ये आपको बताना है, बात समझ गया नहीं? ब्लू वाटर पॉलिसी, ये सारी चीजें। अगला क्वेश्चन, अकबर की राजपूत नीति मुगल दरबार के गुटी राजनीतिक विचारों के द्वारा निर्मित थी, आखिर उसने ऐसा क्यों किया? राजपूतों को अपने साथ क्यों रखा? सेम टू सेम क्वेश्चन कराए हुए हैं, ये भी कराया हुआ है, ये भी कराया हुआ है क्वेश्चन क्लास में, एज इट इज, कि आखिर अकबर ने राजपूत नीति क्यों अपनाई थी? क्योंकि उसके अपने मुस्लिम जो लोग थे, उसके अपने परिवार के लोग थे, बड़े विद्रोही हो रहे थे। याद आया कुछ नहीं? तो उन विद्रोहियों को रोकने के लिए उसने राजपूतों को अपने साथ रखा, बोले कि इसके माध्यम से उनको काउंटर करेंगे और ये ज्यादा वफादार हैं, और हुआ भी वही, और एक अखिल भारतीय साम्राज्य का निर्माण भी हो जाएगा, अखिल भारतीय साम्राज्य का निर्माण भी हो जाएगा, यानी केंद्रीय गुटबंदी को कंट्रोल करने के लिए उसके विचारों के द्वारा निर्मित थी। अगला क्वेश्चन, भारत में कृषि संरचना पर मुगल कालीन राजस्व प्रशासन के प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। यानी कि उत्तर भारत में कृषि संरचना पर मुगल काल की भू राजस्व प्रणाली का क्या प्रभाव पड़ा था, और इसने ग्रामीण सामाजिक आर्थिक ताने बाने को किस हद तक निरंतर और परिवर्तित कर दिया, यानी कि किस प्रकार से उसने निरंतरता और परिवर्तन को बढ़ावा दिया। यानी ग्रामीण जो कृषि संरचना है, ग्रामीण व्यवस्था है, उस पर मुगलों की भू राजस्व प्रणाली का प्रभाव बताना है, कि किस प्रकार से परंपराएं बनी रही हैं, कुछ क्या नवीन परिवर्तन किए थे उसने, उसका क्या प्रभाव पड़ा था, दैट्स इट, मुगलों का। ये रहे, इसको कर लीजिए, ओके। तो ये है, यानी कि भू राजस्व प्रणाली पता होना ही चाहिए, लेकिन भू राजस्व प्रणाली के साथ क्यों, कि आखिर ये भू राजस्व प्रणाली क्यों लागू की गई और किस प्रकार से लागू की, और इसके क्या क्या प्रभाव पड़े थे। और इतिहास क्या है, मैं शुरू से कहता रहा हूं, कार्य कारण संबंध, कोई भी घटना होती है उसके क्या कारण है और उसने क्या प्रभाव डाले थे। दो ही चीजें होती हैं, और हमेशा कहता रहा हूं, यूट्यूब की क्लास में भी हमेशा मैंने कहा है कि इतिहास दो ही चीजों पर चलता है, क्यों और कैसे, क्यों और कैसे। कोई भी घटना हुई तो क्यों हुई और कैसे हुई, यानी कि उसके क्या प्रभाव पड़े, वही है क्वेश्चन, कहीं बाहर से नहीं। अकबर की भू राजस्व नीति, मुगलों की भू राजस्व नीति, अच्छा ठीक है, परिवर्तन किए, क्या परिवर्तन किए, ठीक है, लेकिन क्यों किए? अच्छा किए तो चलो ठीक है, इसका क्या प्रभाव पड़ा? अगर ये नहीं सोचा तो फिर पढ़ना क्या आपने, क्या पढ़ा? बात समझ गए नहीं? तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो ये रहा 8वां क्वेश्चन, ये रहा, औरंगजेब की धार्मिक नीति मुगल साम्राज्य की बदली हुई राजनीतिक वास्तविकताओं का प्रतिबिंब थी। यानी कि औरंगजेब ने जो धार्मिक नीति अपनाई थी वो उस समय की राजनीतिक वास्तविकताओं के कारण अपनाई थी, यानी कि उसकी इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने ऐसी नीति अपनाई। क्यों? क्योंकि उस समय की परिस्थितियां बदल गई थी। यानी कि अकबर की, औरंगजेब की धार्मिक नीति परिस्थितियों की देन है, और यह भी मैंने कराया है। बात समझ गया नहीं? तो यही क्वेश्चन पूछा भी गया है। अब आप चाहे कुछ भी कह लीजिए, लेकिन खूब चर्चा में है ना अकबर औरंगजेब की धार्मिक नीति,
तो उठाइए। इसमें से अब बता दीजिए कौन सा क्वेश्चन राजनीतिक है अब तक 8 क्वेश्चंस में से। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत प्रांतीय स्थापत्य शैलियों के उत्कर्ष की संरचनात्मक विविधता, सांस्कृतिक अंतःक्रिया, प्रांतीय सत्ता संरचनाओं की प्रकृति के प्रकाश में परिभाषित कीजिए। यानी कि मुगल साम्राज्य के अंतर्गत उसी समय में प्रांतों में स्थापत्य कला की कौन कौन सी शैलियां विकसित हुई, उनमें क्या विविधता थी, क्या सांस्कृतिक अंतःक्रिया हुई और क्या प्रांतीय सत्ता संरचनाओं की प्रकृति में बदलाव आया था। बस प्रांतों में, क्या मुगलों के समय में प्रांत नहीं थे? और प्रांत थे तो फिर वहां की स्थापत्य कला पर क्या प्रभाव पड़ा था? मुगलों का वहां की प्रांतों की स्थापत्य कला पर प्रभाव। अहमदाबाद की स्थापत्य कला, गुजरात की स्थापत्य कला, ठीक है ना, मालवा की स्थापत्य कला, दक्षिण भारत में आ जाइए, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर की स्थापत्य कला, बंगाल की स्थापत्य कला, मुगलों का क्या प्रभाव उन पर पड़ा है? राजपूतों की स्थापत्य कला, उन पर क्या प्रभाव पड़ा? कोई प्रभाव नहीं है। और कैसे उसके बीच में क्या परिवर्तन, क्या संपर्क बढ़े, ये सारी चीजें। हां रमन, काफी हद तक तो वही है। 18वीं सदी में मराठा राज्य के स्वरूप में परिवर्तन लाने वाले राजनीतिक, सैन्य और प्रशासनिक कारकों की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 18वीं सदी में यानी सन 1700 के बाद, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य के स्वरूप में क्या परिवर्तन आया था, ठीक है ना, और कौन से राजनीतिक, सैन्य और प्रशासनिक कारण थे जिसकी वजह से वह परिवर्तन आया। यानी पेशवा कैसे बने, मराठा प्रसंग कैसे बन गया, बिखर गया, किस तरीके से हुआ। बेटा हिस्ट्री है, हिस्ट्री में करंट से कनेक्ट कहां रहेगा, ये रहा। और इन परिवर्तनों ने उसके उत्थान और अंततः उसके पतन को किस प्रकार प्रभावित किया। उसी ने इनका उत्थान किया और उसी ने इसका पतन भी किया। मराठा प्रसंग, उनकी सैन्य व्यवस्था, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था में क्या परिवर्तन किए थे, कैसे परिवर्तन किए थे, और उसने कैसे इसको आगे बढ़ावा दिया और कैसे इसके पतन में भूमिका निभाई। एनालिटिकल, बस यही है। तो यह है आपका पेपर नंबर फर्स्ट पेपर। तो फर्स्ट पेपर देख लिया आप लोगों ने। कहीं से क्वेश्चन बाहर है आपके सिलेबस से, कहीं पर ऐसा क्वेश्चन के जो हमने कभी सुना ही नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं। लिमिटेड सिलेबस होता है, लिमिटेड सारी चीजें होती हैं, और लिमिटेड जब सारी चीजें होती हैं तो आप समझ लीजिएगा कि उसी को बार बार सोचने से बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस की जा सकती है। सबसे बड़ी चीज है उसमें कोई करंट नहीं है और आप अपनी भाषा में अपने तरीके से लिख के आ सकते हो। और यह बात मैं हमेशा कहता हूं, हमेशा कहता हूं मैं, आप अपनी भाषा में लिख सकते हो, अपने तरीके से लिख सकते हो। इसकी कोई भाषा नहीं है, कोई करंट अपडेट नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस एक ही चीज को बार बार समझना है, उसको एनालाइज करना है, यानी कि उसमें और अच्छी ग्रिप बनानी है। बस आपका काम खत्म। और इसी कंसेप्ट में अगर आप चाहते हैं तो अभी आज अगर मेरे साथ हिस्ट्री ऑप्शनल से जुड़ना चाहते हैं जो भी छात्र, तो आज आपके पास एंड ऑफ सीजन सेल का लास्ट डे है और कुछ घंटे शेष हैं, और आपके लिए जो हिस्ट्री ऑप्शन लेंगे उनके लिए 1000 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट और भी है। यानी कि जो डिस्काउंट था उसके अलावा भी 1000 रुपए का डिस्काउंट है जो भी लेना चाहते हैं। जो बैच आपको 14,999 में मिल रहा था, डिस्काउंट में 12,999 मिल रहा था, मिलेगा। और अब आज की डेट में करेंगे तो 11,999 रुपए में वो आपको बैच मिल जाएगा MK लाइव कोड के साथ में। देख लीजिए आपके सामने है, ये रहा कोड, लगाइए, फटाफट मेरे साथ जुड़िए। अब बात करते हैं हम सेकंड पेपर की। ये रहा सेकंड पेपर, आपका कैसा रहा, किस तरीके का रहा, ये हम लोग देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन 150 शब्दों में समालोचनात्मक परीक्षण, यानी कि शॉर्ट नोट है, शॉर्ट नोट है। ओके, इसमें देखेंगे तो पहला क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, आपको शायद नहीं दिखेगा,
तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करने की कोशिश करता हूं। ये रहा, ये रहा। अपने उदय की आकस्मिकता, अपनी सफलताओं की चमक और अपने पराभव की पूर्णता में सिख राजतंत्र नेपोलियन की भांति था। यानी कि उसका उदय हुआ आकस्मिक तरीके से, अपनी सफलताओं के लिए बहुत तेजी से चमका, और फिर उसका पराभव यानी कि उसका पतन कि पराभव की पूर्णता में सिख राजतंत्र नेपोलियन की तरह था, यानी कि पतन भी नेपोलियन की तरह हुआ। जैसे नेपोलियन आया, खूब चमका और पतन हो गया, सेम उसी तरीके से ये भी हुआ। यानी नेपोलियन से तुलना करते हुए आपको इसको बताना है थोड़ा सा सिख राज्य पर, क्योंकि सिख राज्य अचानक कोई ऐसे ही दिल्ली राजा जो दिलीप सिंह वो हैं आपके राजा रंजीत सिंह, उन्होंने खड़ा किया अचानक और खूब तेजी से बढ़ा, खूब प्रभावित किया। अंग्रेज भी बड़े चकित रहे, अफगानिस्तान भी चकित रहा, सिंध भी चकित रहा, और बहुत बढ़िया विशाल सेना बनाई, खूब राजा, खूब नेपोलियन की तरह खूब बड़े क्षेत्र को जीतने की कोशिश भी की, लेकिन पतन भी उसी तरीके से हो गया। उनके मरने के बाद कहानी खत्म। दूसरा, पेशवाओं के अधीन मराठा व्यवस्था में आंतरिक मतभेदों का बीजारोपण काफी घना और गहरा था। लिखिए, पेशवाओं के अधीन जब मराठा व्यवस्था बनी तो उसके अंदर उनके आंतरिक मतभेद बहुत ज्यादा थे, बहुत गहरे थे। बताइए, बात सही है गलत? बस ये बताना। और इसी से सेम क्वेश्चन आपका पहले पूछा जा चुका है। भगत सिंह और उसके साथियों ने क्रांति के उद्देश्य और दायरे को व्यापक रूप दिया और उसे केवल राजनीतिक उथल पुथल तक सीमित न रख करके सामाजिक और वैचारिक परिवर्तन का माध्यम बनाया। भगत सिंह और उनके साथियों ने क्यों? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को क्या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बनाने की कोशिश नहीं की? यानी कि क्रांति को जनता के बीच में ले जाने के लिए उन्होंने कोशिश की। बोले कि जनता को इसमें शामिल करना चाहिए, इसलिए एचआरए को एचएसआरए में बनाया गया था, कन्वर्ट किया गया कि हम क्रांति को जनता के बीच में ले गए, जनता करेगी। और जब देश आजाद हो जाएगा तो एक सामाजिक व्यवस्था होनी चाहिए, समाजवाद होना चाहिए, जो भगत सिंह ने भी कहा था और चंद्रशेखर आजाद ने भी कहा था कि समाजवाद के माध्यम से ही सही तरीके से हम मुक्ति पा सकते हैं। यही है, और यह भी मैंने आपको बताया भी था, अगर ध्यान हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन। औपनिवेशिक शासन ने भारतीय बाजारों को इंग्लैंड निर्मित उत्पादों के लिए खोल दिया और स्वदेशी हस्तशिल्प उद्योग का औद्योगिकरण अथवा विनाश का मार्ग प्रशस्त कर दिया। अब बताइए, कितने बेहतरीन तरीके से आपको क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है। औपनिवेशिक शासन ने भारतीय बाजारों को इंग्लैंड निर्मित उत्पादों के लिए खोल दिया। क्या आपको याद नहीं आ रहा 1813 का चार्टर एक्ट, जिसके माध्यम से उन्होंने भारतीय बाजारों को खोल दिया? क्यों खोला था? इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था, अमेरिका से सामान का ना आ पाना और भारत पर कंट्रोल करना कि भाई उनको अपना माल बेचना है, उनको अपना माल बेचना है तो कहां बेचें भाई? अकेले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली क्यों चलेगी? ये और उसी वजह से भारत में जानबूझ करके भी औद्योगिकरण और विनाश के मार्ग को परिवर्तित किया था। यही था बी औद्योगिकरण। सेम टू सेम क्वेश्चन कराया है, 400% टैक्स। ये रहा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या आप सहमत हैं कि 1793 के बंगाल में भूराजस्व के स्थायी निर्धारण की अवधारणा पर प्रकृतिवादी सिद्धांत विचारधारा का गहरा प्रभाव था? प्रकृतिवादी सिद्धांतों की विचारधारा 1793, यानी कि जब आपके कॉर्नवालिस ने क्या शुरू किया था? स्थायी बंदोबस्त 1793 में, तो वही आपका पूछा गया है, वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जिसको आप लोग देख सकते हैं।
ये रहा 70-93 का क्वेश्चन है कि उस पर प्रकृतिवादी जो विचारधारा हैं वो क्या है। अब जैसे मैंने आपको क्लास में बताया था कौन कौन सी विचारधारा थी, एक उपयोगितावादी, एक थे प्रकृतिवादी जो चाहते थे कि प्रकृति में जो चीज पहले जैसी चली आ रही थी उसी को रखिए। यानी कि प्रकृतिवादी चाहते थे कि भाई जमींदार कर वसूल करता था, जमींदार ही जमीन का मालिक हुआ करता था प्राचीन समय में, तो उसी तरीके से उसको रखिए सामंतों की व्यवस्था के तौर पर, तो उन्होंने उसी को रखा। ये रहा ये। दूसरा क्वेश्चन, प्रेस की स्वतंत्रता और नियंत्रण, इन दोनों सिद्धांतों के बीच खींचतान का प्रभाव औपनिवेशिक शासकों के प्रेस के प्रति उनके रवैये में महसूस होता है। एक तरफ वो स्वतंत्रता देना चाहते हैं, दूसरी तरफ कंट्रोल भी करना चाह रहे थे, दोनों तरफ खींचतान चल रही है। हम लोग अब चाहते हैं कि प्रेस को स्वतंत्रता मिले और वो चाहते हैं कंट्रोल हो। इससे उनके रवैये को महसूस किया जा सकता है कि वो कितनी स्वतंत्रता हमको देना चाहते थे। नाम के लिए स्वतंत्रता, यानी कि प्रेस और साहित्य की आजादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और वो हमेशा विभिन्न प्रकार के कानून, और मैंने लिखाया भी है कि कौन कौन से कानून आपके बनाए गए, बर्नाकुलर प्रेस एक्ट, प्रेस नियंत्रण अधिनियम, कई सारे प्रेस अधिनियम बनाए जिसका उद्देश्य था कि भारत में प्रेस की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कंट्रोल किया जा सके और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो लोग आंदोलन चला रहे हैं, अपनी बातें लिखते हैं, वो ना हो। कभी वो लाइसेंस एक्ट लेके आते हैं, कभी रजिस्ट्रेशन एक्ट लेके आते हैं, कभी बर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर के आते हैं, हर तरीके से कंट्रोल, यानी कि वो नहीं चाहते। लेकिन ऊपरी तौर पर क्या कहते हैं कि हम तो भाई सब, हमारे लिए सब बराबर हैं, हमारे लिए सब बराबर हैं, ऊपरी स्तर पर कहते हैं, लेकिन आंतरिक स्तर पर वो ऐसा नहीं देना चाहते। तीसरा है आपका, ये क्वेश्चन है आपके 1793 का, ये क्वेश्चन है प्रेस की आजादी का, ब्रिटिश शासन की, और ये क्वेश्चन है भाषाई राज्यों के लिए आंदोलन ने राष्ट्रवादी अवजात वर्ग के बीच गहरी आशंकाएं पैदा की। उन्हें डर था कि इससे भारत का विघटन हो जाएगा, परीक्षण कीजिए। यानी कि देश की आजादी के बाद भाषाई जो आंदोलन चला था उसको लेकर के, कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे यूरोप में बाल्कनीकरण हुआ, बाल्कन देश बन गए, बाल्कन प्रायद्वीप जो है वहां पर अपनी भाषा के हिसाब से कई सारे देश बन गए, छोटे छोटे, बाल्कनीकरण इसी कहते हैं। जब वो बने, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे यहां भी अगर भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हमने किया तो कहीं अलग अलग देश की डिमांड तो नहीं होने लगेगी, इसलिए वो उसको कंट्रोल करना चाहते थे। ये आपके आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 की भाषाई समस्या को लेकर के प्रश्न है। ये रहा भाषाई समस्या को लेकर के, ये रहा। और जीएस की क्लास में भी मैंने भाषा की समस्या के बारे में चर्चा की है, लेकिन हां, मैंने भाषाई राज्यों के विघटन के इसके प्रभाव मैंने नहीं बताया कि ऐसा क्यों कर रहे थे, क्योंकि वो जीएस की क्लास थी। ऑप्शनल में हम लोग करते ही करते हैं, ऑप्शनल में हम ये सब करते ही करते हैं, सिंपल सा चीज है। एक क्वेश्चन है आपका, यहां पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, ये देखिएगा, गांधी का आगमन राष्ट्रीय आंदोलन का भारतीयकरण था। 1917 से 22 के मध्य हुए उनके प्रारंभिक आंदोलनों का विश्लेषण कीजिए। 17 से लेकर के 22, 3 आंदोलन, कौन कौन से? 3 नहीं बल्कि 4 आंदोलन, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद और सविनय असहयोग आंदोलन, 4 ही आंदोलन चलाए थे। और ये क्या था? गांधी का आंदोलन, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो स्वदेशी थे और भारतीयकरण था, यानी कि भारतीयकरण। भारतीयकरण का मतलब जानते हैं? एक तो स्वदेशी आंदोलन तो चलाया ही चलाया गया, पूरे भारत में चला आंदोलन उनके, पूरे भारत का प्रभाव। और भारत किससे मिलकर बनता है? देश किससे मिलकर बनता है? लोगों से। और लोग कौन से होते हैं? आम जनता। पहली बार बड़ी मात्रा में जनता के सभी समुदायों के लोग उसमें शामिल थे, किसान भी, मजदूर भी, पूंजीपति भी, जमींदार भी, सभी लोग। उसको कहते हैं भारतीयकरण। और भारतीय शस्त्र, भारतीय परंपराएं उसमें अपनाई गई, एकता की भावना।
आम आदमी को जोड़ करके और संपूर्ण भारत में। जबकि स्वदेशी आंदोलन जो 1905 का हुआ था ना, वो केवल बंगाल तक सीमित रह गया था, वो पूरे भारत में नहीं हो पाया था। ये भारतीय आंदोलन थे। कैसे कैसे बढ़े, कैसे कैसे जनता उसमें जुड़ती चली गई, कैसे भारतीयकरण कि लाओ भाई स्वदेशी चीजें अपनाओ, लंगोट पहनो, अपनी चीजें इस्तेमाल करो। यही तो भारतीयकरण है। गांधी ने कैसे किया। अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक पुनरुत्थान और आधुनिकीकरण के बीच तनाव ने 19वीं सदी में भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों की दिशा को आकार दिया। ये रहा जो सांस्कृतिक पुनरुत्थान हुआ, यानी कि पश्चिमी पुनर्जागरण की परंपरा आई और आधुनिक नए विचार आए। उन्होंने भारत में 19वीं सदी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों को कैसे बढ़ावा दिया था, किस प्रकार से बढ़ावा दिया था। और यह टॉपिक तो मैंने अभी 2 दिन पहले ही डिस्कस किया है। क्यों भाई ईशा, मैंने ईशा है और वर्षा है, कई सारे लोग हैं, पूनम है, ये मैंने 2 दिन पहले ही डिस्कस किया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश विचार जो भारत में आए थे, आधुनिक विचार आए थे, मानवतावाद, विज्ञानवाद, तर्कवाद, इस तरह की जो चीजें आई थी, उन्होंने भारत में सामाजिक धार्मिक परंपराओं को कैसे बढ़ावा दिया था। अब देखिए, ये मेरे पेड क्लास के बच्चे हैं, बैठे हुए हैं। अगर मैं गलत बोलूंगा तो सोचिए क्या करेंगे, बोलेंगे सर झूठ बोल रहे हैं, ये बोलेंगे तो झूठ बोल रहे हैं। तो सोचिएगा कि मैंने ये सब क्लास में कराए हुए क्वेश्चन है कि कैसे इन्होंने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों को दिशा और आकार दी थी। और ये सेम इसी तरीके क्वेश्चन मैंने कराया भी था। कैसे ब्रिटिश सरकार की सामाजिक सांस्कृतिक नीति ने भारत में समाज सुधार आंदोलनों को बढ़ावा दिया था, यह क्वेश्चन मैंने कराया था और लिखाया भी है। ये रहा, सिंपल सा, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, ध्यान रखना, यहां पर उस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे ऐसा ही आंदोलन कारण क्या है, जो आप स्पेक्ट्रम लेके बैठ जाते हो ना, राजीव अहीर किताब, सर ये ठीक रहेगी। बेटा वो गाइड है, उसमें एनालिटिकल क्वेश्चन नहीं बनते हैं, नेवर। और इसका तो मैंने टेस्ट भी लिया था। यस, टेस्ट के क्वेश्चन दिखा दूंगा तो कहेंगे सर ये तो क्वेश्चन वही है, बस भाषा बदल गई है। आप यही कहोगे कि सर क्वेश्चन वही है, भाषा बदल गई है। यस, 2 दिन पहले का ही है। 2 दिन पहले क्या, बेसिकली फ्राइडे का है। फ्राइडे का ही क्वेश्चन है। हाँ, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच वही है। अगला क्वेश्चन है, 19वीं सदी में जनजातीय और कृषक विद्रोहों ने भारत में राष्ट्रवाद के उदय और विकास में किस प्रकार योगदान दिया। ये रहा, राष्ट्रवाद के उदय, यानी कि जनजातीय और कृषक विद्रोहों ने आपके राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे बढ़ावा दिया। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। देखेंगे तो यह समाज सुधार का क्वेश्चन है, यह आपके राष्ट्रीय आंदोलन में इन विद्रोहों की क्या भूमिका है। और यही मेरा टॉपिक कल से स्टार्ट होना है, यही टॉपिक स्टार्ट होना है, मतलब नए बैच में, पहले तो मैं करा ही चुका हूं, कल से हमारा यह टॉपिक स्टार्ट होगा, देख लीजिए। और एक क्वेश्चन और आप देखेंगे तो अगला देख लीजिएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। ये देखेंगे, जातिगत अन्याय और असमानता को दूर करने के लिए 1947 के पश्चात भारत सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए। यानी कि देश में सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए भारत सरकार ने क्या क्या कदम उठाए थे। यानी कि वही आपका SC/ST एक्ट जिसे कहते हैं, याद आया कि नहीं आया। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 को शामिल करना, उसकी बिहाफ पर फिर कानून बनाना,
और उसके साथ में विभिन्न प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था करना, असमानता को दूर करने के लिए, अन्याय को दूर करने के लिए आरक्षण के प्रावधान किए गए संविधान में। अनुच्छेद 17 लागू किया गया, उसके साथ में कुछ कानून भी लागू किए गए। ये तो हम पढ़ते ही हैं, यही है हमारा 1947 के बाद का पढ़ना कि सामाजिक विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए, राजनीतिक विकास के लिए, धार्मिक सॉरी सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए, वैज्ञानिक गतिविधियों के लिए भारत सरकार ने क्या क्या किया था। ये रहे बिल्कुल सिंपल सा, वही 3-4 चीजें हैं। अब एक क्वेश्चन है आपका, अब यह सेकंड पेपर जो है ये आपके वर्ड हिस्ट्री का, इनमें से अब बता दीजिए आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो सीधा सीधा कि 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन क्यों हुआ था, बताइए। सबने अवज्ञा आंदोलन क्यों हुआ था, गोलमेज सम्मेलन क्यों आयोजित हुए थे, वो तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, लेकिन ये एक अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, एनालिटिकल। यानी कि परंपरागत टॉपिक पूछना यूपीएससी लगभग बंद कर चुका है, उसको केवल बेस बनाना है, बाकी हमको इस अप्रोच पर जाना है। अब आप देख लीजिए, और यही मैं क्लास में भी कहता हूं कि बेटा जितने सिंपल और जो सीधे सीधे टॉपिक हैं जितना आप लोग पढ़ोगे, मैं उतना ज्यादा आपको एनालिटिकल अप्रोच की ओर लेकर के चला जाऊंगा। लेकिन बेसिक चीजें मुझसे पढ़ोगे तो एग्जाम में आएंगी नहीं, और फिर तुम्हारा लेवल उस लेवल पर पहुंच पाएगा नहीं। क्यों ईशा, रमन, वर्षा, पूनम, बताइए, यही बोला है ना मैंने। कोई बात नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, कल कर लेना, कल सुबह कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई और इसके प्रथम चरण में अभिजात वर्ग को विजय प्राप्त हुई। फ्रांसीसी क्रांति के 4 चरण है, पहला चरण कौन सा था, उसमें अभिजात वर्ग को विजय प्राप्त हुई, कैसे, बस ये समझना, सीधा सीधा सिंपल सा क्वेश्चन। 1832 के सुधार अधिनियम के साथ एक ऐसी विधायी पुनर्रचना हुई जिसे ब्रिटिश इतिहास में कोई मिसाल नहीं बनती। यानी कि 1832 में ब्रिटिश शासन में जो गणतंत्र प्रणाली लागू हुई, गणतंत्रात्मक आंदोलन हुए ब्रिटिश शासन में, ब्रिटेन में, यहां नहीं, क्योंकि विश्व इतिहास का है। उस आंदोलन के बारे में आपको बताना है कि ऐसी विधायी पुनर्संरचना की प्रक्रिया की शुरुआत हुई जिसकी ब्रिटिश इतिहास में कोई मिसाल नहीं है, एक नई प्रकार की व्यवस्था 1832 की। प्रथम विश्व युद्ध ने केवल राजनीतिक प्रभाव नहीं बल्कि उसके सोचने के तरीकों पर भी गहरा प्रभाव डाल दिया। यानी कि राजनीतिक प्रभाव नहीं डाले प्रथम विश्व युद्ध ने, लोगों के सोचने के तरीकों को बदल दिया, यानी कि उसकी मन स्थिति को बदल दिया। कैसे, एक सिंपल सा क्वेश्चन, एक बच्चा अभी पैदा हुआ, घर में खुशियां मनाई जा रही है और एक मिसाइल आई और गिर गई, बच्चे को भी मार डाला, कितने लोग मरे। एक बच्चे, एक लड़की की अभी शादी हुई, वो युद्ध में गए, बाहर लड़े और पति वहीं मारा गया, अकेली महिला रह गई। अब बताओ क्या करोगे। पुरुष युद्ध में मर गए, घर में महिलाएं रह गई, बताओ क्या करोगे। तो लोगों की सोच में परिवर्तन सामाजिक स्तर पर भी हुआ। क्यों, क्योंकि पहले केवल पुरुष काम करते थे, अब घर में पुरुष है ही नहीं, तो महिलाएं काम करने के लिए निकली कि नहीं निकली, मजबूरी है तो निकलना पड़ेगा ना, इसलिए यूरोप में महिलाएं बाहर निकली। बात समझ गए। दूसरा, पति मर गया कि भाई उसका क्या दोष है, बच्चा मर गया उसका क्या दोष था, भाई उसने कौन से पाप किए थे, मेरी तो अभी शादी हुई थी, मैंने क्या गलत किया था किसी के साथ, मेरे साथ बुरा। इसका मतलब ईश्वर की व्यवस्था, धर्म व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, इसमें कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है। इसलिए उपभोक्तावादी प्रवृत्ति, यानी कि उपभोग करो, आज को जियो कल की चिंता मत करो। हाँ बेटा, बेसिक तो आपको वहीं पे करना है और यहां पर कंसेप्चुअल पढ़ना है, कंसेप्ट पढ़ने हैं। इसलिए मैं फैक्ट पढ़ाता भी नहीं, मैं अपने ऑप्शनल क्लास में फैक्ट नहीं पढ़ाता, कंसेप्ट, कंसेप्ट समझो। सोवियत संघ में और चीन में भी यह दृढ़ विश्वास था कि उपनिवेशों में चल रहे साम्राज्य विरोधी आंदोलनों का परिणाम उन देशों की समाजवादी खेमे में शामिल होने के रूप में होगा। यानी कि जिन देशों में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे, उस बिहार पर यह सोच रहे थे कि चीन और रूस कि जब ये देश स्वतंत्र हो जाएंगे तो वो समाजवादी देशों में, यानी कि उनके खेमे में शामिल हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, खासकर भारत और अन्य जो देश हैं, ऐसा नहीं हुआ। ये टिप्पणी है, आपको बताना है।
मार्क्स से पूर्व समाजवादी विचारकों ने समाजवाद की संरचना, समाज कल्पना उन्हें प्राप्त करने या बनाए रखने के व्यवहारिक तंत्र पर पूरी तरह विचार विनय ही की थी। यानी कि कार्ल मार्क्स से पहले भी मार्क्स की विचारधारा यानी समाजवादी विचारधारा आई थी, लेकिन वो पूरी तरह से उन्होंने व्याख्या नहीं कर पाए थे उसकी। यानी कि हमें यहां पर ये टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है कि आखिर मार्क्स से पहले की विचारधारा में क्या क्या हुआ था, कौन कौन लोग थे जिन्होंने अपने अपने विचार रखे थे। हीगल, ठीक है ना, और ऐसे कई सारे लोग थे जिनके विचार विकसित हुए थे। बाद में जाकर के कार्ल मार्क्स ने अपनी विचारधारा बताई कि भाई इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, और सही परंपरा समाजवाद की ये है, वो पूछा गया है। यानी कि कार्ल मार्क्स से पहले किन किन लोगों ने समाजवादी विचारों को प्रस्तुत किया था, उनमें क्या कमी थी, क्या कमी थी, बस इतना पूछा गया है। ओके, ये रहा। 19वीं सदी में राष्ट्रवादी एकीकरण और विघटन ने, सॉरी, राष्ट्रवादी एकीकरण और विघटन दोनों के लिए प्रेरक शक्ति था। यूरोप और दुनिया के अन्य देशों में उदाहरण देकर समझाइए। सिलेबस देखोगे तो सिलेबस का पहला टॉपिक ही है राष्ट्रवाद का उदय और जर्मनी इटली का एकीकरण और साम्राज्यों का विघटन। यानी कि राष्ट्रवाद से कुछ राज्यों का निर्माण हुआ, इटली जर्मनी एक हुए और कुछ राज्य टूट गए। ऑस्ट्रिया, वो राज्य टूट गया, खत्म हो गया। ऐसे वही पूछा गया है कि 19वीं सदी में राष्ट्रवाद एकीकरण और विघटन दोनों के लिए प्रेरक शक्ति था। यानी कि उसने, राष्ट्रवाद ने एक तरफ नए राज्य बनाए और दूसरी तरफ नए राज्यों को तोड़ भी दिया। उसने कुछ राज्यों को, पुराने राज्यों को तोड़ भी दिया। और ये मैंने कराया हुआ है, क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, ये भी मेरा कराया हुआ क्वेश्चन है, दोनों क्लास में कराए हुए हैं जिन लोगों ने पहले पढ़ा होगा पिछले बैच में। अमेरिकी क्रांति, अमेरिकी क्रांति कई मायनों में राजनीतिक, नागरिक और धार्मिक क्षेत्र में प्रबोधन की अभिव्यक्ति थी। यानी कि प्रबोधन के विचार, और प्रबोधन के विचार किस किस क्षेत्र में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, राजनीतिक, नागरिक और धार्मिक क्षेत्र में प्रबोधन की, क्योंकि प्रबोधन ने ही अमेरिकी क्रांति की थी। वरना अगर अंदर से क्रांति के बीज ना आए होते तो वहां के लोग ब्रिटेन के खिलाफ खड़े क्यों होते। ये भी मैंने कराया हुआ क्वेश्चन है, अमेरिकी क्रांति का आधार किसने तैयार किया था। ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन ने कर लगा दिया और अमेरिकी लोगों को अचानक लगने लगा कि बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। उसका वैचारिक पूरा का पूरा आधार तैयार हुआ था, उसका राजनीतिक आधार तैयार हुआ था, क्योंकि 13 उपनिवेश तो पहले से ही मौजूद थे। ऊपर से फ्रांस उसकी सहायता कर रहा था। वहां के नागरिक अपने अधिकारों के क्षेत्र में जान रहे थे, अपने अधिकारों को। क्यों? क्योंकि वो नागरिक यूरोप के नागरिक थे और यूरोप के विचारों को पढ़ करके आ रहे थे। अमेरिका के जो बच्चे थे, नई जनरेशन थी, वो यूरोप की यूनिवर्सिटी में पढ़ के आती थी, आधुनिक विचारों को लागू अपने अमेरिका में करती थी। धार्मिक क्षेत्र में बोले कि यहां पर कोई धर्म का, जैसे यूरोप में चर्च का प्रभाव था, अमेरिका में ऐसा कोई भी रूढ़िवादी प्रभाव नहीं था। यहां पर खुले विचार के लोग थे धर्म के मामले में भी। इसलिए प्रबोधन के सारे विचार वहीं पे आए थे। और यह टॉपिक प्रबोधन का भी है, अमेरिकी क्रांति का है, क्योंकि प्रबोधन के जो विचार हैं सबसे पहले अमेरिकी क्रांति में ही पनपे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन जो मैंने कराया हुआ, जिसको आप देख सकते हैं। ये रहे, क्या नव साम्राज्यवाद पुराने औपनिवेशिक तरीकों की निरंतरता थी और वैश्विक शक्ति संपन्न संरचना में मौलिक परिवर्तन का संकेतक था। नव साम्राज्यवाद यानी कि उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद, यानी कि जब देशों ने दूसरे देशों पर कब्जा करना शुरू किया आर्थिक दृष्टिकोण से। पहले तो राजनीतिक दृष्टिकोण से था, फिर आर्थिक दृष्टिकोण यानी कि उपनिवेश बनाना, उसे कहते हैं नव साम्राज्यवाद। आर्थिक दृष्टिकोण से दूसरे देशों पर कब्जा करना आर्थिक लाभ के लिए, जस्ट लाइक इंडिया। उसी तरीके से साउथ अफ्रीका, उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया, केन्या, बहुत सारे देशों पर कब्जा किया था।
तो उसने औपनिवेशिक तरीकों की निरंतरता थी और वैश्विक शक्ति संरचना में एक मौलिक परिवर्तन का संकेत दिया था। यस, औपनिवेशिक तरीका, ये औपनिवेश बनाना और उसका संसाधनों का दोहन करना, भारत को जैसे किया गया, और उसके बाद उसकी मौलिक परिवर्तना में, उसकी शक्ति संरचना में परिवर्तन। जिसने ज्यादा उपनिवेश अपने कंट्रोल में कर लिए उतना ज्यादा शक्तिशाली होता चला गया। और इसी के लिए फिर बाद में जाकर के लड़ाई होती है कि भाई तुम्हारे पास तो है, हमारे पास तो बाजार ही नहीं है, हम भी जबरदस्ती तुम्हारे उपनिवेश में घुसेंगे और लड़ेंगे। और इटली जर्मनी जब घुसे तो युद्ध हुआ, इसीलिए युद्ध हुआ। 1932 के चुनावों तक जर्मनी के शासक वर्गों की यह महसूस होने लगा था गहरे आर्थिक संकट से निकलने का एकमात्र रास्ता यह है कि राजनीतिक सत्ता को सर्वसत्तावादी शासन को सौंप दिया जाए। यानी कि 1932 तक, पहला विश्व युद्ध के बाद और मंदी के बाद में लोगों को लगने लगा कि हिटलर जैसे तानाशाह को आपको राज्य को सौंप देना चाहिए। यानी कि वाइमर गणतंत्र की समस्याएं और भी बहुत सारी समस्याएं साफ दिखने लगी थी कि भाई इनसे अब कुछ नहीं होगा, अब हमें जर्मनी को सर्वसत्तावाद यानी टोटलिटेरियनिज्म यानी कि फांसीवादी शक्ति यानी कि हिटलर को सौंपना होगा। और उन्होंने सौंप दिया क्योंकि वाइमर गणतंत्र की कमियां पूछी गई हैं। मिखाइल गोर्बाचोव, यूएसएसआर रूस का, के घरेलू सुधारों की प्रमुख विशेषताओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए सोवियत संघ के समय में कि मिखाइल गोर्बाचोव ने अपने देश में क्या सुधार किए थे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल। प्रबोधन के पादरी प्रथा विरोध में पुनर्जागरण और सुधारवाद की भावनाएं प्रतिनिधित्व होती हैं। फिर भी इसने न केवल पुनर्जागरण के विधर्मवाद का समर्थन किया और न ही सुधारवाद के विश्वास को साझा किया। विवेचना कीजिए। यानी कि प्रबोधन ने पादरी प्रथा का विरोध तो किया था, सुधार की भावनाएं भी हुई, लेकिन इसने ना तो पुनर्जागरण का विधर्मवाद यानी कि धर्म से अलग हटा और ना ही सुधारवाद में विश्वास किया। ऐसा कैसे? बस ये पूछा गया। यानी कि धर्म में सुधार करने की कोशिश की इसने, धर्म का विरोध नहीं किया, तर्कवाद दिया, मानवतावादी ईश्वर केंद्रित नहीं बल्कि मानव केंद्रित धर्म की अवधारणा प्रस्तुत की। तभी तो क्या आया था प्रोटेस्टेंटिज्म, उसको बढ़ावा दिया, नए सुधारों को, ठीक है ना, ना ही सुधारवाद को विश्वास को साझा किया, क्योंकि इसके लिए आगे जाकर के फिर सुधार होते हैं। धार्मिक सुधार आंदोलन वो अलग चलता है। प्रबोधन ने केवल अपने थोड़े से लोगों को बस चेतना पैदा की, ज्यादा कुछ नहीं किया। बोले बाकी तो ये करेंगे, अपने आप करेंगे। और ये भी मैंने क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है कि प्रबोधन युग के विचार धार्मिक स्तर पर कितने थे और कैसे थे। ये रहे। और इसका लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि 20वीं सदी में जर्मन समाज पर वैज्ञानिक शिक्षा और औद्योगिक विस्तार के बीच संबंधों का प्रभाव का परीक्षण कीजिए। 20वीं सदी में यानी कि 1900 के बाद जर्मनी में वैज्ञानिक शिक्षा औद्योगिक विस्तार के संबंधों का प्रभाव। जब जर्मनी में वैज्ञानिक शिक्षा बढ़ी तो उन्होंने नए उद्योग धंधे विकसित किए, केमिकल कलर्स को विकसित किया और पूरी दुनिया पर अपने विशेष उद्योगों का प्रभाव डाला। और औद्योगिक विस्तार करने के लिए जब उसने कोशिश की तो फिर समझ लीजिए उसके पास संसाधन भी कम थे और बाजार भी नहीं था, समुद्र तो है ही नहीं उसके पास में, इसलिए फिर उसने युद्ध की नीति अपना ली। 20वीं सदी में युद्ध की नीति अपनाई उसने। यह क्वेश्चन पूछा गया है। यह है आपका पेपर बहुत टफ नहीं। और देखिए सारे क्वेश्चन हमको करने भी नहीं है, हमें सारे क्वेश्चन भी नहीं करने हैं, हमारे पास चॉइस है। फर्स्ट पेपर में 5 करने हैं, सेकंड पेपर में 5 करने हैं। एक बार ढंग से पढ़ोगे और एनालिटिकल तरीके से पढ़ोगे, फैक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, यह पेपर से पता चल गया है। डायनेमिक तरीके से, एनालिटिकल तरीके से, यानी क्यों और कैसे, उसके बारे में सोचना है। अब सोचिए आप करंट के साथ एनालिटिकल सोचना शुरू पसंद करोगे या जितना है उसी को बार बार सोचना शुरू करोगे। इसलिए इतिहास ज्यादा परफॉर्म करता है, ज्यादा बेहतर करता है आपको। इसीलिए हिंदी मीडियम के मैक्सिमम टॉपर हिस्ट्री लेते थे, क्योंकि एक बार पढ़ लिया, बेसिक पढ़ लिया, उसके बाद सोचते रहना है बेहतर तरीके से, और इसमें और क्या डायमेंशन आ सकते हैं, और क्या तरीका हो सकता है, और कैसे किया जा सकता है, नए नए तरीके से सोचना, बस नंबर आ जाएंगे।
नंबर आते हैं। लेकिन अगर वो करंट बेस्ड सब्जेक्ट हुआ तो इतने करने के साथ साथ में नई नई करंट की थ्योरी भी पढ़ो, फिर उसकी अपनी भाषा शब्दावली भी पढ़ो, उनके अपने थिंकर्स भी पढ़ो। क्यों करना है? क्यों करना है? आधा सिलेबस पढ़िए ना, हिस्ट्री का पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। या तो वर्ल्ड हिस्ट्री पूरा पढ़िए, मॉडर्न इंडिया आधा पढ़ लीजिए, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और एंशियंट मैंने बता ही दिया, एंशियंट आधा पढ़िए और मिडिवल इंडिया पूरा पढ़ जाइए, पेपर सॉल्व हो जाएगा। उतने परफेक्शन कर जाइए, नंबर आ जाएंगे, आपको टॉप क्लास नंबर आएंगे। अपने ही है, देखिए उसमें अब और लेवल को ऊपर करने के लिए हमें भाई सोचना पड़ेगा, उसमें एनालिटिकल अप्रोच अभी अपनानी पड़ेगी थोड़ी सी, क्योंकि अभी आप लोगों का लेवल जो अब बिल्कुल नए बिगनर बच्चे हैं तो थोड़ा सा अभी उनको समझ में थोड़ी दिक्कत तो होती है, लेकिन जितना अच्छे तरीके से वो एक बार कर लेंगे उसके बाद नंबर आते हैं। तो आज आपके पास में एक बेहतरीन मौका है आज का कि फटाफट आप लोग अपने टॉपिक को, सारी चीजों को करिए। ओके, और हिस्ट्री ऑप्शनल को ज्वाइन करिए, एम के लाइव कोड लगाइए और अच्छे डिस्काउंट में एंड ऑफ द सीजन सेल फटाफट इसको ज्वाइन कर लीजिए, फटाफट करिए, ठीक है। कल इस पेपर का हम प्रॉपर तरीके से एक एक डायमेंशन को डिस्कस करते चलेंगे, धीरे धीरे करके 2 दिन 3 दिन में 4 दिन में जैसे भी होगा, इसके सभी क्वेश्चंस को हम लोग प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे पूरा आपके साथ में, तो चिंता मत कीजिए। हाँ बेटा, काफी हद तक पढ़ा तो दिया ही है, एक आध दो क्वेश्चन को छोड़ करके, लेकिन इतना करा दिया है कि आप जितना पेपर आपको सॉल्व करना है उतना बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। जितना तरीके से आप करना चाहते हैं उतना आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, यानी कि आपके पास पर्याप्त चॉइस है और उतना बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, इतना मैंने करा दिया है। बस यह है कि जब मेंस दोगे तब मैं आप लोगों को थोड़ा सा आप लोगों के लेवल को और इंप्रूव करने के लिए आपको गाइड करूंगा कि भाई अपना लेवल अब और इंप्रूव करो। कैसे, वो मैं बताऊंगा। एनालिटिकल डिस्कशन और नई डायमेंशन और नई अप्रोच, लेकिन पहले अपना बेस और अपना पिलर स्ट्रांग कर लीजिए। निकल जाएगा बेटा डर, बिल्कुल निकल जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से कल। थैंक यू।